अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे डिमांड का, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसको जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है जी सप्लाई, यानी कि इसको हम बोलेंगे रसद। रसद किसे कहते हैं, सप्लाई किसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, फिर हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे और फिर हम इसका कानून जो ना लॉ ऑफ सप्लाई वो हम पढ़ेंगे। पीछे हमने तलब पढ़ा था, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये चैप्टर है। मिसाल के तौर पर जब हम शुरू करते हैं सप्लाई, सप्लाई किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी मंडी में जाके फ़रोख्त करना। जैसे कि हम सप्लाई नहीं कोई भी चीज़ करते, तो अगर हम मंडी में जाके किसी भी ख़ास चीज़ को किसी ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त करेंगे तो उसको हम कहते हैं सप्लाई, ठीक है। डिमांड वाला जो रिलेशन था वो और था, उसमें हम जाकर ख़रीदते थे, डिमांड करते थे। लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि चीज़ों को मंडी में जाके फ़रोख्त करना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सप्लाई। इसकी क्या होगी कि इसकी तारीफ़ क्या होगी, किसी भी ख़ास चीज़ को किसी ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त करना वो होती है रसद। ये तो उसकी होगी तारीफ़, ये याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे कि जैसा कि डिमांड में तो रिलेशन था, डिमांड का रिलेशन था प्राइस के साथ। अब हम सप्लाई का रिलेशन भी पढ़ेंगे कि सप्लाई का रिलेशन किसके साथ होता है। तो सप्लाई का रिलेशन भी प्राइस के ही साथ है, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू फंक्शन किसके साथ है, प्राइस के साथ, ठीक है। तो ये पूरा लफ्ज़ क्या है, मिकदारे रसद होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मैंने इधर लिखा है। हमने ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जब एक चीज़ ज़्यादा होती है दूसरी कम होती है, तो फिर नेगेटिव रिलेशन होता है, जो कि डिमांड और प्राइस के साथ था। लेकिन इसमें रिलेशन हमने पढ़ना है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी, ये भी साथ में बढ़ेगी। प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम होगी। मिसाल क्या है इसकी, ये अब फ़रोख्त करना है हमने, तो फ़रोख्त कब करते हैं, मंडी में जाते हैं कब हम चीज़ें, जब उसकी कीमत बढ़ती है। जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो हम उसको मंडी में ज़्यादा लेके जाएंगे, क्योंकि हमें मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसका हो गया जी रिलेशन, किसके साथ होता है, प्राइस के साथ इसका रिलेशन होता है। अब प्राइस के साथ इसके रिलेशन के बाद ये वक्त के लिहाज से सप्लाई होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रोज़ लेके जाते हैं मंडी में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब जिसको 3, 4, 5 महीने लग जाते हैं, और कुछ होती है जब मर्ज़ी लेके जाते हैं, यानी कि जब नई फसल भी पक आती है, सारा कुछ नया आ जाती फसल मार्केट में, तब भी हम ले जा सकते हैं। तो ये वक्त के लिहाज से सप्लाई हमने पढ़नी है। तो 3 तरह की होती है। एक होती है फ़िक्स सप्लाई, जिसको हम मुअय्यना रसद कहते हैं, ठीक है। तो ये हम इसकी पढ़ लेते हैं, तसव्वुरात ही हैं, इसको कह लें ये फ़िक्स सप्लाई। ये कौन सी सप्लाई है, फ़िक्स, यानी कि ये हम रोज़ की रोज़ मंडी में लेके जाएंगे, तो फिर हम उसको बेचेंगे। यानी कि सब्ज़ फल हो गए, दूध, यानी कि जो जल्दी गल सड़ जाती हैं उन चीज़ों की सप्लाई यौमिया रसद, इसको हम यौमिया रसद भी कहते हैं, बाज़ारी रसद भी कहते हैं, और मुअय्यना रसद भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं, यानी कि सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट वगैरह, दूध, गोश्त, ये सारी चीज़ों की सप्लाई जो होती है ये मुअय्यना यानी कि एक दिन की रसद होती है। दूसरे नंबर पर शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, यानी कि अरसा कलील की रसद। अरसा कलील की रसद थोड़ा टाइम होता है। इसमें थोड़ा टाइम कितना होता है, ये नहीं होता कि नए सिरे से कल्टीवेट करके जी मंडी में मार्केट में हम लेके आए सप्लाई, नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी 400 मन गंदम पड़ी हुई है, उसमें से हम 200 मन
मंडी में ले गए। अब हम इसका वेट करेंगे कि ये जो रसद हम लेके आए हैं मंडी में, इसको हमने फ़रोख्त करना है। तो ये 3 महीने, 4 महीने, 5 माह तक भी लग सकते हैं। इतना तकरीबन 5-6 माह तक होता है, 5 माह तक, ठीक है। तो ये हमने बेच दी, हमने फ़रोख्त कर दी। अब हमारे पास इतना टाइम होगा कि जो 200 मन पड़ी हुई है, हमने जो स्टोर की हुई थी 200 मन, सिर्फ उसको हम दोबारा मंडी में लेके आ सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि नए सिरे से गंदम काश्त करें फिर लेके आएँ, ठीक है। तो ये तो होगी शॉर्ट अरसे की, ये हम मंडी में लेके आएंगे जो हमारे पास स्टोर्ड की हुई थी। अब तीसरे नंबर पर होगी जी लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड की कौन सी होती है, यानी कि ये हमारे पास नए सिरे से हम कल्टीवेट करके काश्त करके मंडी में लेके आ सकते हैं सप्लाई। तो ये लॉन्गेस्ट में साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो होगी जी हमारे पास रसद के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इसका कानून, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था डिमांड वाले चैप्टर में, जिसने डिमांड वाला चैप्टर भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इससे पहले अगर वो समझ आते हो, इससे मैं अपना लिंक जो है ना इस वीडियो का, जो पीछे वाली है डिमांड वाले चैप्टर्स के कुछ टॉपिक जो हैं, जो मेजर टॉपिक हैं, उसका जो लिंक है ना वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो आप पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद इसकी फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम कानून पढ़ते हैं तो हम उसका रिलेशन लिखते होते हैं कि किसके साथ है, और रिलेशन वो लिखना कौन सा है कि जो होता है रिलेशन। पॉजिटिव स्लोप है ना अब इसमें, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। इसका लिखना कैसे इसमें कि इसकी तारीफ़ जब हमने लिखनी है तो इसकी तारीफ़ क्या होगी, अगर किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होगा तो उसकी रसद में भी इजाफ़ा होगा, और अगर किसी शय की कीमत में कमी होगी तो उसकी रसद में भी कमी होगी। ये तो होगी जी हमारे पास इसकी तारीफ़, ठीक है। अच्छा, अब तारीफ़ के बाद हम क्या करते हैं, इसका स्केड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, स्केड्यूल बनाना है। तो इसका हो गया जी स्केड्यूल। एक तरफ हम क्या लेंगे, प्राइस, और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस मैंने ले ली जी 3, 4, और ये सप्लाई मैंने ले ली 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो ये हमने स्केड्यूल एक छोटा सा बना लिया, यानी कि प्राइस बढ़ रही है और सप्लाई भी साथ साथ बढ़ रही है। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो डायग्राम में OX महवर और OY महवर, OX महवर, OY महवर। तो X महवर पर हमने क्या चीज़ें लेनी है, हमेशा क्वांटिटी लेते हैं, और इधर हमने सप्लाई लेनी है। तो हम वैल्यूज़ दे देते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इधर क्वांटिटी दे देते हैं, क्वांटिटी होगी जी 1, 2, 3, 4। तो प्राइस 1 और सप्लाई 2 को हमने मिलाना है। ये 1 है, ये सप्लाई 2 है, बिल्कुल इसके वस्त में एक नुक्ता लगा दें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये हो गया जी चौथा। इसको हम आपस में देंगे मिला। तो ये होगा जी सप्लाई कर्व, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया सप्लाई कर्व। इसकी आपने गोशवारे की जो स्केड्यूल बनाया है, इसकी भी हमने क्या करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये याद रखना है कि जब भी पेपर में क्वेश्चन कोई भी आता है तो कानून पूछा है, तो उसकी स्केड्यूल को भी हमने एक्सप्लेन करना है, और उसके जो डायग्राम है उसको भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लिखना कैसे है कि 2 हमने गोशवारे 2 कॉलम हमने लिए हैं। एक कॉलम में हमने प्राइस रखी है, दूसरे में हमने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई रखी है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तारीफ़ इसकी लिख देनी है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है। तो ये हमने स्केड्यूल तैयार कर लिया। फिर इसी तरह आपने डायग्राम की भी करनी है। OX महवर पर हमने क्वांटिटी ली है, OY महवर पर हमने सप्लाई ली है। ये लिखना है पैराग्राफ की शक्ल में। जैसा कि गोशवारे की मदद से 1 और 2 को मिलाया तो नुक्ता हमें हासिल हो गया A, फिर नुक्ता हासिल हो गया B, C, D। इन तीनों
चारों नकात को मिलाने से हमें सप्लाई का कर्व हासिल हो गया। इसके बाद जो इसका बाद वाला पोर्शन है वो हमने लिखनी होती है इसकी अजम्पशंस, यानी कि हमने इसके मफरूज़ात लिखने हैं या शराइत। तो शराइत में सबसे पहले कौन सी है, वो कहता है कि इस कानून को पूरा करने के लिए हमने सबसे पहला मफरूज़ा ये फ़र्ज़ किया कि लागत पैदाइश नहीं बदलनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर हम किसी भी चीज़ की लागत पैदाइश जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो सप्लाई करनी है, मंडी में लेके जाना है, तो जब हमारे खुद के ही अखराजात उसमें ज़्यादा आने लग जाएं तो फिर क्या होगा कि प्राइस बढ़ने पर हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो हमने फ़र्ज़ करना है कि लागत पैदाइश में कोई तब्दीली ना आए या ना बदले। दूसरे नंबर पर तरीका पैदाइश भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से जो भी तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं हमें पता होता है कि यह तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, तो हमने तरीक़ाकार भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम नया तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका पता नहीं होगा कि आगे वो हमें प्रॉफिट देगा या कि नुकसान देगा। वो नुकसान भी दे सकता है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ सकती। इस वजह से हमने तरीका पैदाइश भी नहीं बदलना। तीसरे नंबर पर खाम माल और मशीनरी की कीमत भी नहीं बदलनी चाहिए। खाम माल और मशीनरी की कीमत ना बदले, ये भी हमने फ़िक्स रखनी है, क्योंकि हमने ये पहले फ़र्ज़ किया हुआ है कि मफरूज़ात में दो चीज़ें हम चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर खाम माल मशीनरी की कीमत, यानी कि कुछ चीज़ें जो हम मशीनरी की मदद से बना रहे हैं, अगर उसकी ही कीमत पीछे से जिससे वो ले रहे हैं उसी की कीमत अगर बढ़ जाए तो फिर वो तो तलब ही नहीं करेंगे, वो मशीन तो ख़रीदेंगे ही नहीं। जब वो मशीन नहीं ख़रीदेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रसद नहीं बढ़ेगी। फिर चौथे नंबर पर हमने फ़र्ज़ किया है कि इस मुल्क के अंदर, मुल्क में कुदरती जो वसाइल है, जंगलात, पहाड़, जो गैसेस हैं, खाम माल जितना भी जो हमें मिलता है नेचुरली तौर पर, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो सप्लाई जो है ये जो कानून है ये दुरुस्त साबित नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। तो इसके अलावा जो पीछे वाला चैप्टर उसका मैं जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है, वो है रसद और सप्लाई के मतलब सप्लाई और जो हम चीज़ें स्टोर करते हैं, यानी कि ज़ख़ीरा, इसमें क्या फ़र्क है। सप्लाई कौन सी होती है, जो हम मंडी में लेके जाते हैं फ़रोख्त होने के लिए, और ज़ख़ीरा घरों, गोदामों, दुकानों में, मतलब जो हमारे पास अपना पड़ा होता है उसको हम बेचने के लिए नहीं लेके जाते, उसको हम कहते हैं ज़ख़ीरा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।